गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। इनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स, इनका उल्लेख मूल संविधान में किया गया है और 22 अध्याय बताए मैंने। तो अध्याय या भाग कह सकते हैं, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी भाग 3 को जाना जाता है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रदान किए गए हैं वो हम देखेंगे। वर्तमान में अगर देखें तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 मौलिक अधिकार है और 12 से लेकर 35 तक उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। तो बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके 30 और 32 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो टोटल मिला के 23 आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़े अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें लगभग 450 शब्द हैं, यानी काफी विस्तृत। 6 मौलिक अधिकार है, 6 से सबसे ज्यादा विस्तृत स्वतंत्रता का अधिकार है जो दूसरे नंबर पे है और इसमें इतने शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी राज्य है। अब राज्य के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? संसद को, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण राज्य, यानी राज्य शब्द के अंतर्गत राज्य को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि राज्य शब्द के अंतर्गत किस किस को ऐड किया गया है। हम राज्य कहेंगे कि भारत एक राज्य है, तो राज्य में किस किस को शामिल किया गया है? संसद को और केंद्र को शामिल किया गया है। राज्य विधानमंडल, राज्यों की जो विधानमंडल है, उनको और राज्यों को शामिल किया गया है। स्थानीय प्राधिकरण है और अन्य प्राधिकरण है, इन सभी को शामिल किया गया है, यानी पंचायती राज है, जिला परिषद है, इन सभी को, नगर निगम है, सभी को इसमें शामिल किया गया है और इन सबको मिला के राज्य बना है। तो ये कह सकते हैं, यानी देश को राज्य कहा गया है अनुच्छेद 12 में और इसको डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अगर आर्टिकल्स की हम बात करें, टोटल आर्टिकल्स है 395 मूल संविधान में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 हमारे संविधान में। इसमें विधि
का उल्लेख किया गया है। विधि किसे कहा गया है? लॉ को। और विधि का उल्लेख करने के साथ साथ कहा गया है यानी संसद या राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बनाती है जो संविधान की भावना के अनुकूल ना हो तो अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इसके अलावा उनको भी शामिल किया गया है, उन विधियों को भी शामिल किया गया है जो संविधान से पहले लागू की गई थी। ऐसे बहुत सारे कानून बने थे जो हमारा देश हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू होने से पहले भी थे। तो अगर वो कानून भी संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है तो उन कानूनों को भी अवैध घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के द्वारा। तो 13 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसमें विधि का उल्लेख किया गया है। यानी विधि क्या क्या है? संविधान की भावना के अनुकूल अगर काम नहीं किया जाता है तो उसको अवैध सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको। 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार। जो सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। मैंने स्टार्टिंग में बताया 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 12 और 13 का हमने देख लिया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23-24 में। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है 25 से 28 तक। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में इसका उल्लेख किया गया है। छठा है, ये मूल संविधान में था, संपत्ति का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 31 में। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। ये जो अधिकार है 6 नंबर का संपत्ति का अधिकार, अब इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 नहीं है और इसको डाला गया है अनुच्छेद 300 में। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में हम देखें तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, यानी संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इनको देखते हैं आप। सबसे पहले है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। इसमें
अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक का उल्लेख किया गया है। 14 में किसका उल्लेख किया है, 15 में किसका, 16 में, 17 में, 18 में, इनका विस्तार से हम देखते हैं। तो समानता का अधिकार यानी भारतीय नागरिकों को, सभी को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, शैक्षिक परिस्थिति से पिछड़ा हो, कैसा भी हो, सभी को समानता का अधिकार इसके तहत दिया गया है। योग्यता, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको नौकरियां भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ग्रेजुएशन है, एक निरक्षर है, तो दोनों को समान नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं है। योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान किए जाएंगे और सभी वर्गों के लोगों को समानता का अधिकार इसके तहत प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14। इसमें उल्लेख किया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा, चाहे गरीब हो, पैसे वाला हो, कैसा भी व्यक्ति, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, कानून के समक्ष जो अवसर प्रदान किए जाते हैं उन सभी को समानता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसी के तहत ये प्रावधान भी किया गया है कि जो सभी लोग हैं, सभी वर्गों के होटल में, कारखाने में या मनोरंजन है, तालाब है, कुएं हैं, सभी को समान अधिकार है उनको प्रयोग करने का। ऐसा नहीं है कि मंदिर इस वर्ग के लोग ही जाएंगे या ये जो होटल है इसमें इस वर्ग के पैसे वाले ही रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, एसटी एससी वर्ग के लोग, इनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी ये पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन में देखें तो या अदर चीज में देखें तो इनका विकास करने के लिए भी इनको समानता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 15, इसमें उल्लेख किया गया है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो जैसे मान लेते हैं हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो मस्जिद में भी जा सकता है, गुरुद्वारे में भी जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। संविधान के द्वारा कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। कहीं का भी निवासी हो भारत में, साउथ का हो, ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, वो कहीं भी जाके निवास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण का व्यक्ति है तो वो उत्तर में आके नहीं रह सकता है और एजुकेशन भी वहाँ ले सकता है, नौकरी भी वहाँ कर सकता है। सभी प्रकार की लिंग, महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। जाति है, किसी भी जाति विशेष का क्यों ना हो, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में सभी को समानता के अवसर दिए जाएंगे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एसटी एससी पिछड़ा वर्ग है, इनको अप करने के लिए, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में।
यानी सभी लोगों को समानता का अवसर देता है हमारे भारत का संविधान 16। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि गरीब वर्ग से है, अमीर वर्ग से है तो भेदभाव कर लिया जाए, अमीर वाले को अच्छी नौकरी दी जाए, गरीब को अच्छी नौकरी नहीं दी जाए, या किसी जाति विशेष का भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आरक्षण योग्यता के आधार पे उनको सरकारी नौकरियों में अधिकार दिया जाएगा और आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। फिर है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता निषेध। अगर प्राचीन समय में जाते हैं तो उस समय हमारा जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय समाज में काफी भेदभाव किया जाता था। सबसे उच्च वर्ग का ब्राह्मण समुदाय को माना गया था, क्षत्रिय फिर जो राजा महाराजा हैं या देश की रक्षा करने वाले हैं वो क्षत्रिय थे, वैश्य जो व्यापार करते थे वो वैश्य में आते थे, और शूद्र को जो साफ सफाई का काम करते थे उस श्रेणी में रखा गया था। तो ये सारा सब कुछ समाप्त करके अधिनियम बनाए गए हैं 1955। फिर इसमें संशोधन करके 1989 में भी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा, वो किसी भी जाति विशेष से, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सभी व्यक्ति यानी मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सभी को समान अधिकार दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। फिर है अगला अपना अनुच्छेद 18। इसके तहत उपाधियों का अंत। हमारे देश में अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। राजा महाराजा बहुत सारी उपाधियां लेते थे। तो जब संविधान लागू हुआ उन उपाधियों के कारण यानी हीन भावना पैदा होती थी और समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। तो उन उपाधियों, ये जो उपाधियां हैं इनका भी हमारे संविधान में अंत किया गया है। केवल 2 प्रकार की उपाधियां दे सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता की और दूसरी है सेना में उपाधियां दी जा सकती है। अदरवाइज कहीं भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। एक तो शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है हमारी उसकी उपाधि दी जाएगी और दूसरा है सेना के द्वारा उपाधि दी जा सकती है। बाकी सभी प्रकार की उपाधियों का अंत इसके तहत कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी हमारा संविधान लागू होने के बाद। इसके अलावा अगर विदेश से भी किसी को कोई भारतीय नागरिक है और विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी है तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे उसके बाद ही किसी भी देश से भारतीय नागरिक उपाधि ले सकता है। तो इस तरह से हमने देखा समानता के अधिकार में यानी सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। सेकंड है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक और ये सबसे विस्तृत मौलिक अधिकार है। इसमें 450 लगभग इतने शाब्दिक है, इसलिए सबसे व्यापक जो मौलिक अधिकार है यही है। और इसके तहत अनुच्छेद 19 की बात करें तो 19 अनुच्छेद 19 के द्वारा 19(1) के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ये सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। 6 प्रकार की कौन कौन सी है? पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचार हम कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति अलग है, विचार अलग है। अभिव्यक्ति देखें तो मैं जो मेरी अभिव्यक्ति है यानी अपने जो अंदर जो फीलिंग्स है उसको
गाना गा के भी प्रकट कर सकती हूँ, ड्राइंग करके भी प्रकट कर सकती हूँ, कोई कविता लिख के भी प्रकट कर सकती हूँ, या नाच के भी प्रकट कर सकती हूँ। यानी अपनी अभिव्यक्ति को हम कैसे भी प्रकट कर सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 कै में। सब क्लोज 1 कै में इसका उल्लेख किया गया है। यानी सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 ख में। अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र के साथ सम्मेलन किया जा रहा है, वो सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। सम्मेलन करना है तो विदाउट अस्त्र शस्त्र के करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। संघ में समुदाय निर्माण की स्वतंत्रताएं, व्यक्ति अपना संघ बना सकते हैं या अपने समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे संघ बनाते हैं कि ये महिला संगठन है, ये इस समाज का संगठन है, ये युवा संगठन है, तो ऐसे संघ बना सकते हैं। और अपने समुदाय का निर्माण भी, एक समुदाय में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, यानी काफी 10-20 घर होते हैं या इससे ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो अपना एक समुदाय बना लेते हैं। तो इनकी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 क में इसका अधिकार दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है नागरिकों को। फिर अगली है अपनी सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में आ जा सकता है। साउथ वाला उत्तर में आ सकता है, पूर्व में जा सकता है, पश्चिम में जा सकता है, यानी किसी भी भारत के कोने में जाके वो रह सकता है, भ्रमण कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता इनको दी गई है। अगला है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकता है। इसका अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकारों में नागरिकों को प्रदान किया गया है। फिर है वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी भारतीय निवासी कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है, भारत के किसी भी कोने में जाके व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 6 में। इस तरह से स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार ही चल रहा है। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को कब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वो इन प्रावधानों के अकॉर्डिंग या ये जो प्रावधान बनाए गए हैं इनका उल्लंघन करता है। तो पहला है जिस समय उसने किसी भी अपराधी ने जब अपराध किया है तो उस अपराध के समय जो कानून बना हुआ है, अगर उस कानून का उल्लंघन किया है तो उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। यानी उस समय जैसे आज अपराध किया जा रहा है, जिस प्रकार का अपराध किया जा रहा है और उस तरह का कोई कानून बना हुआ है, तो उस कानून का अगर उसने उल्लंघन किया है तो उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। दूसरा प्रावधान दिया गया है एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है। एक अपराध किया है तो उसे एक ही सजा दी जाएगी। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 में। जितने के सदस्य थे वो, तो उनको उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी। फिर मद्रास कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई अपनी, और मद्रास कोर्ट ने भी उनकी जो सजा थी वो बरकरार रखी और ऐसे समय चलता गया। 2004 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फांसी की सजा उनकी बरकरार रखी। और अनुच्छेद 72 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष
दया याचिका लगा सकते हैं। तो उन अपराधियों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाई और राष्ट्रपति जी ने निर्णय देने में, यानी फांसी की सजा देनी है या नहीं देनी है, ये निर्णय देने में 2004 से 2011 में निर्णय सुनाया कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी। तो 7 साल का समय ले लिया। अब वापस ये मद्रास कोर्ट में ये जो निर्णय दिया इसको चैलेंज करते हैं कि हमने तो 1991 से लेके 2011 तक, यानी 20 साल तक सजा भुगत ली है और अब हमें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो डबल एक अपराध के लिए हमें 2 सजाएं मिल रही है। तो इस तरह से फिर उनकी फांसी की सजा को टाल दिया गया मद्रास कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह से एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी भी अपराधी को, तो वो जब तक मुकदमा यानी उनको फैसला नहीं सुनाया जाता है तो उस टाइम पीरियड को तो ऐड किया जाएगा। उसके लिए नहीं कह सकते कि हमने डबल जो सजा है वो भुगती है। राष्ट्रपति के पास अगर दया याचिका पेश करते हैं तो उसमें जो टाइम लगता है उसके लिए कह सकते हैं। आगे है अपराध के करते समय जो कानून बना हुआ है उससे जो निर्धारित किया गया है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तो मान लेते हैं जैसे अपराध किया है 2018 में और उसको सजा दी जा रही है 2020 में। उस समय अलग कानून था, 2020 में बना दिया गया है, जैसे मोदी सरकार ने बनाया है कि छोटे बच्चों के साथ अगर रेप किया जाता है तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने 2018 में रेप किया है और उसको 2020 में फांसी की सजा सुनाई जा रही है तो ये गलत है। 2018 में क्या कानून था उस समय के कानून के अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी। यानी जिस समय उसने अपराध किया है उस समय क्या कानून था, क्या सजा का प्रावधान किया हुआ था उस समय संविधान में कि इस अपराध के लिए ये सजा दी जाएगी, वो ही सजा दी जाएगी चाहे उसको 5 साल बाद फैसला सुनाया जाए। 5 साल बाद जो नियम लागू हुए हैं वो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। इनका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। आगे है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है और इसके पावर्स और बढ़ा दिए गए हैं संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि किसी भी प्रकार के आपातकाल में भी इस स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से ये स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है देश में, तो आपातकाल अगर लागू है उस समय भी ये जो स्वतंत्रता है सभी नागरिकों को प्रदान रहेगी, यानी किसी भी नागरिक से इसका हनन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21A ये संशोधन करके जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन कह सकते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान की व्यवस्था की गई है और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को वो शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इसको अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हुआ ये मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य ये बना। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा मूल कर्तव्य है जो मौलिक अधिकारों में ऐड किया गया है। ये वाला मूल कर्तव्य है जो मौलिक अधिकार में ऐड किया गया है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार में शिक्षा का जो अवसर है ये ऐड किया गया है। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण के संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
यानी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो किन प्रावधानों के तहत उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो किन कारणों की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। कारण जानने का अधिकार है। किसी को भी अरेस्ट किया है तो वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया है तो कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी उसको संविधान ने दिया है अनुच्छेद 22 के तहत। यानी वो स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। अगला है, 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। अब किन व्यक्तियों को पेश नहीं कर सकते? जिनको निवारक नजरबंदी या शत्रु देश के निवासी, शत्रु देश के निवासी है, या फिर निवारक नजरबंदी के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं कर सकते। बाकी सभी व्यक्तियों को, किसी को भी गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना है। निवारक नजरबंदी की अगर बात करें तो निवारक नजरबंदी होती है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही नजरबंदी करना। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि अपराध करने के बाद अरेस्ट किया गया है। अगर संभावना होती है कि अपराध होगा, उस संभावना के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी अपराधी से ये लगता है कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है या धमकी मिल रही है तो उसे बिना अपराध किए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये निवारक नजरबंदी होती है और उस व्यक्ति को फिर 3 माह तक नजरबंद में रखा जा सकता है। 3 महीने से अधिक उसको नहीं रख सकते। अगर 3 महीने से अधिक रखना है, संभावना है कि ये नुकसान पहुंचाएगा बाहर निकलकर, तो एक परामर्शदात्री समिति होती है और उसमें एक उच्च न्यायालय का जज होता है। उनके परामर्श के बाद उसको 3 महीने से अधिक रख सकते हैं। बाकी 3 महीने से अधिक इनको नहीं रख सकते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में हमने देखा 19, 20, 21, 22 जो अनुच्छेद है, इनमें किस किस का उल्लेख किया गया है। यानी स्वतंत्रताएं भी दी गई है। स्वतंत्रताओं का अगर उल्लंघन किया जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है और सजा किस तरह से दी जाएगी इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। आगे देखते हैं। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23, 24 में। ये भी भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसमें दिया है अनुच्छेद 24, यानी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति या बच्चे के साथ। अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव का जो व्यापार किया जाता है, व्यापार में पहले अगर जाते हैं तो पहले मनुष्य जो गरीब व्यक्ति था, श्रमिक था, किसान था या मजदूर वर्ग था, इनको दास बना लिया जाता था, बेच दिया जाता था। तो इन क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनसे उनका शोषण किया जाता था, उनसे बेकार करवा के कारखाने में, खेतों में, फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था और काम के बदले जितना काम किया जा रहा है उतनी मजदूरी उनको नहीं दी जाती थी। तो उनका
ये इस प्रकार के शोषण पर रोक लगा दी गई है, यानी किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में उल्लेख किया गया है बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बाल श्रम का मीन है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनसे जोखिम भरे काम जैसे कारखानों में, फैक्ट्रियों में या मजदूरी करवाई जाती है, उनसे ये काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कहे कि आज मुझे अपने मौलिक अधिकार पता लग गया कि क्या क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से बालक बालिकाओं को काम नहीं करवाया जाएगा। तो घर का काम तो कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का तो कर सकते हैं, लेकिन कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो जोखिम भरे काम है वो करवाए जाते हैं, उन पे रोक लगाई गई है। घर के काम पे रोक नहीं लगाई गई है, पेरेंट्स का तो करेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी छोटे बच्चों से किसी भी प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। अगला है अपना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी सभी भारतीय निवासियों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमारे संविधान में जो धर्म है यानी पंथ निरपेक्ष राज्य की को परिभाषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मीन होता है संविधान में किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है, सभी धर्म समान है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो अनुच्छेद 25 में देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अंतःकरण का मीन है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धार्मिक संस्था में प्रवेश ले सकता है और पूजा अर्चना कर सकता है, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में। ये सभी नागरिकों को प्रदान की गई है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अनुच्छेद 26 में उल्लेख किया है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक मामले जो भी है, धर्म से संबंधित जो लेन देन है, दान किया जाता है, तो इनके लिए एक प्रबंध यानी संगठन बनाया जा सकता है। वो मैनेजमेंट करता होता है, मैनेजमेंट अपना कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म है या मंदिर है कोई सा भी, तो उसमें भी एक ट्रस्ट होती है, जो दान आता है तो उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते टैक्स देने के लिए, धर्म के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए, यानी स्वतंत्र रूप से वो किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है। धर्म से संबंधित जो संपत्ति होती है उसका अधिकार भी अनुच्छेद 26 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 27 में उल्लेख किया गया है किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। टैक्स लिया जाता है, जैसे पहले मुगल काल में जाते हैं तो मुगल काल में तीर्थ यात्रा कर भी लिया जाता था, धार्मिक कर भी लिया जाता है, बहुत प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे। तो प्रेजेंट में किसी भी धर्म को बढ़ावा या उसकी उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, टैक्स नहीं लेंगे। सरकार या देश के समक्ष, संविधान के समक्ष सभी धर्म समान है। अगला है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28 में, यानी कोई भी संप्रदाय है या संगठन है जो धार्मिक है, अपना धार्मिक संगठन या संप्रदाय तो बना सकता है, लेकिन उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देंगे। इस पे रोक लगाई गई है अनुच्छेद 28 में, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान जो राजकीय शिक्षण संस्थान है इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो संगठन बनाए गए हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं किया जाएगा।
तो इस तरह से धर्म के बारे में भी डिफाइन किया गया है कि धर्म से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है। अगला है, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। सबसे पहले तो शिक्षा का तो सभी को पता है, लेकिन संस्कृति यानी सांस्कृतिक या संस्कृति क्या होती है। संस्कृति हम इसे उसे कहेंगे यानी किसी भी व्यक्ति की बोलचाल, भाषा, पहनावा, खान पान, इन सभी को संस्कृति कहा गया है। और भारत एक विविधता वाला देश है, यानी भारत में अनेक संस्कृति, अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के, भाषा इनके लोग निवास करते हैं, यानी विविधता वाला हो गया। उत्तर में जाएंगे अलग पहनावा है, खान पान अलग है, बोलचाल सब कुछ अलग है। साउथ में जाएंगे उनका अलग है, ईस्ट में जाएंगे अलग है, वेस्ट में जाएंगे अलग है। लेकिन कोई भी समस्या आती है तो सब एक हो जाते हैं। तो जैसे राजस्थान का व्यक्ति है, वो कर्नाटक या गुजरात में जाके रहने लगा है, तो वहाँ के लोगों की संस्कृति वो सीख लेता है। खान पान, पहनावा, बोलचाल, वेशभूषा सभी वहाँ की सीख लेता है। उसके साथ में जो रहते हैं गुजरात के लोग, वो भी यहाँ की सीख लेते हैं। तो संस्कृति एक ट्रांसफर होती रहती है, यानी स्टेबल नहीं है, हस्तांतरित होती रहती है। तो अनुच्छेद 29 में उल्लेख किया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा संविधान के द्वारा दी गई है। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है, इनको शिक्षा संबंधी किसी भी शिक्षण संस्थान में ये प्रवेश ले सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है, वो शिक्षण संस्थान प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता कि यहाँ आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कानून के द्वारा उनको अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार भी अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों के व्यक्ति उसमें प्रवेश ले सकते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये शिक्षा से संबंधित अधिकार हो गया। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। पहले नीति निर्देशक तत्वों में था ये, अब वहां से हटा के इसको मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया है। और मौलिक अधिकारों के साथ साथ इसको यानी मूल कर्तव्य में ऐड है, 11वां मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी इसको ऐड किया गया है, संशोधन करके एक अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है। अब छठा देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन सभी की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के द्वारा की जाती है। यानी 32 के तहत नागरिक न्यायालय में पेश हो सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए। तो 32 के द्वारा नागरिकों को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उसको ये लगता है कि मुझे बिना किसी अपराध के ही बंदी बना लिया गया है, तो वो हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत याचिका लगा सकता है। तो इसके तहत आदेश दिया जाएगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष निश्चित समय में पेश किया जाए। और अगर उसने जो कारण बता के उसको बंदी बनाया गया है, वो कारण अगर अवैध है, तो उसको गिरफ्तार या उसको छोड़ दिया जाए। अरेस्ट किया गया है तो उसको मुक्त कर दिया जाए। इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी रिट है परमादेश, इसको मैंडेमस के नाम से जाना जाता है।
ये जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए वो सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आदेश परमादेश के द्वारा दिया जाता है कि आप अपना कर्तव्य या अपना कार्य सुचारू रूप से कीजिए। तीसरा है प्रतिषेध लेख, रोहित डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देता है, यानी जो भी आपने केस लिया है या जो मैटर आपके चल रहा है वो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो इस मामले को आप ना ले। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को आदेश दिया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार से ये मामला बाहर है, तो इसमें आप इंटरफियर ना करें। चौथी है उत्प्रेषण लेख, क्यो वारंटो के नाम से इसको जाना जाता है। ये निम्न न्यायालय से उच्च ऐसे मामले होते हैं कुछ जिनको निम्न न्यायालय अपने पास रख लेता है, जबकि ये उसके मामले नहीं होते हैं, उसकी जो पावर है उसमें नहीं आते हैं। तो ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो मामले आपने लिए हैं ये उच्च न्यायालय में, यानी निम्न से उच्च न्यायालय में वो मामले ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उत्प्रेषण लेख के द्वारा। फिर पांचवा है अधिकार रक्षा, सैक्री ऑररी के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर लग जाता है तो उससे जवाब मांगने का अधिकार है, और जब तक संतोषजनक जवाब नहीं देता है वो, तो उससे पूछ सकते हैं। या फिर वो अवैध रूप से लगा है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। इस तरह से 5 प्रकार के रिक्त जारी करने का अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो 6 मौलिक अधिकार किस तरह से दिए गए हैं? नागरिकों को ये मौलिक अधिकार इसलिए, यानी मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी कि नागरिकों को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि असमानता फैली हुई थी, तो सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, समानता के अधिकार प्रदान किए जाए और कानून के समक्ष सभी को समान दर्जा दिया जाए। इसके अलावा लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ भी कह सकते हैं इसको, और जो शासन संचालन करता है इनकी स्वेच्छाचारिता पर रोक भी लगाई जा सकती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने का कारण ये भी है। इसके अलावा नागरिकों को प्रोटेक्शन की गई है मौलिक अधिकारों के तहत। यानी कुछ नागरिकों को तो पता नहीं है कि हमें संविधान के द्वारा क्या क्या प्रदान किया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि संविधान ने हमें कितनी प्रकार की या किस तरह से अधिकार दिए हैं, हमें किस तरह से जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाई है।